Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In continuation to Indian Evidence Act lecture series, in our previous video we have discussed about examination क्या होता है and what is chief examination, what is re-examination and what is cross examination. अब जब हमको ये पता है कि examination होता क्या है तो what will be the order of examination is something which is discussed under section 138 of Indian Evidence Act. सेक्शन 138 बताता है कि सबसे पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, क्योंकि वो उस पार्टी की टेस्टिमनी है, उस पार्टी के विटनेस की जो उसके फेवर में बोलने वाला है, तो पहले हम उसी की एग्जामिनेशन की जाती है, तो दैट इज़ एग्जामिनेशन इन चीफ. फिर आता है क्रॉस एग्जामिनेशन, जहाँ पर उन क्वेश्चंस को रिबट किया जाता है बाय द काउंसिल ऑफ अपोजिट पार्टी. ऑलराइट, और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आता है री एग्जामिनेशन, जहाँ पर वही एडवोकेट जिसने अपने फेवर वाले विटनेस को एग्जामिन किया था वो उससे अब कुछ क्लैरिफिकेशंस उसके थ्रू इन्फर करवाता है, जिससे कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं वो उनमें क्लैरिटी आए. सो ऐसे ये पूरी प्रोसेस चलती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, देन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड देन कम्स द स्टेज ऑफ री एग्जामिनेशन. तो क्या अपन पहले क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं बिना एग्जामिनेशन इन चीफ के? नहीं कर सकते, क्योंकि पहले फैक्ट्स इस्टेब्लिश होंगे. वो किस में होंगे? एग्जामिनेशन इन चीफ में. उसको क्रॉस किया जाएगा किस में? क्रॉस एग्जामिनेशन में. उसमें कुछ अगर क्वेश्चंस रेज हुए तो उसको क्लैरिफाई किया जाएगा री एग्जामिनेशन में. तो कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट. दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि कोर्ट में कोई भी एविडेंस से रिलेटेड बात हो रही है तो एज पर द एंटायर इंडियन एविडेंस एक्ट सीधी सा थंब रूल चलता है कि इट मस्ट बी अ रेलेवेंट फैक्ट. ठीक है, तो एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलेवेंट फैक्ट. Then comes some noteworthy points for this section. The first is cross-examination can extend to all relevant facts whether touched in examination in chief or not. अब यहाँ पर एक important बात है, examination in chief में suppose ये इस बात को नहीं देखा गया था कि मर्डर करते समय उसके हाथ में वेपन कौन सी थी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में इस रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ रेलेवेंट इवन दो इट इज़ नॉट टच्ड एट द स्टेज ऑफ चीफ एग्जामिनेशन. तो यही बोला गया कि क्रॉस एग्जामिनेशन कैन एक्सटेंड टू ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स वेदर टच्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और नॉट. द सेकंड पॉइंट इज विटनेस कैन नॉट बी थ्रोन ओपन टू क्रॉस एग्जामिनेशन अनलेस ही फर्स्ट इज एग्जामिन्ड इन चीफ. ये इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ स्टैब्लिश नहीं होगा, पहले फैक्ट स्टैब्लिश नहीं होंगे एग्जामिनेशन इन चीफ में, तो क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का नहीं हो सकता. वो ऑब्वियस है क्योंकि अपन ने ऑर्डर पढ़ा अभी. कमिंग ऑन टू थर्ड पॉइंट, if the fact stated in examination in chief is not cross examined, naturally it leads to inference that other party accepts the truth of statement. अगर आपने एग्जामिनेशन इन चीफ में कुछ फैक्ट स्टैब्लिश हो गए, सपोज एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस ने बोल दिया कि हाँ मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन को, इस अक्यूज्ड को 7 बजे इस पर्टिकुलर प्लेस पे देखा था मर्डर वेपन के साथ. अब अगर ये फैक्ट स्टैब्लिश हो गया और इसको अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में रिबट नहीं किया गया तो ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, कोर्ट इससे इन्फर कर लेगा, इसमें बिलीव कर लेगा कि हाँ 7 बजे वो अक्यूज इस प्लेस पे मर्डर वेपन के साथ पाया गया था. वाई इज़ दिस सो? बिकॉज सामने वाली पार्टी ने रिबट नहीं किया, उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने फिर भी रिबट नहीं किया. सो इफ द फैक्ट स्टैब्लिश्ड इन द स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ आर नॉट रिबटेड अंडर द स्टेज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, देन it naturally leads to inference that other party accepts the truth of statement. Coming on to the fourth point, testimony of witness is not a legal evidence. That means it becomes valueless unless it is subjected to cross examination. मतलब कि witness की जो testimony है वो evidence तब तक नहीं बनती जब तक it is not subjected to cross examination, तब तक उसकी value नहीं रहती है. ठीक है, coming on to fifth point. This is the important point. Here it states that the proper limit of re-examination is to confine it to an explanation of matters dealt in the cross-examination. If re-examination introduces new matters, the adverse party will have a right to cross-examine the witness over the new matter. बहुत सिंपल सी बात बोली है कि re-examination का मतलब हमने क्या समझा था? To deal with the matters so as to clarify or explain the matters dealt in the cross-examination and not to introduce any new fact. Re-examination is the stage where you re-examine the person who has already been examined, who has already been cross-examined. So after such examination and cross-examination, re-examination is taken place so as to clarify or explain on the matters dealt in the cross-examination. So what is not allowed at the stage of re-examination, that is to introduce any new matter. If any new matter is introduced, then it would become examination in chief, and if it becomes examination in chief, then person will be cross-examined again. So this process will keep on going. So to put the end to this stage, re-examination is a stage which should only be confined to clarifying and delivering the explanation of the matters dealt in the cross-examination. This was all about this section. मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ बात करेंगे कुछ और सेक्शंस के बारे में. Till the time, goodbye, thank you.